और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के संबंध में आज वाराणसी के चिकित्सकों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने वाराणसी में कोरोना प्रबंधन को लेकर सीएम योगी और प्रशासनिक अफसरों की तारीफ की। पीएम मोदी कोरोना योद्धाओं से बातचीत करने के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। चिकित्सकों को श्रद्धांजलि देते वक्त पीएम के आंसू छलक गए और उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का योगदान सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। जल्द ही अच्छे परिणाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का दौर नहीं थम रहा है। सीएम योगी लगातार जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज लखीमपुर खीरी जिले का दौरा किया। सीएम योगी ने सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक करते नजर आए। यह बैठक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बैठाने को लेकर हुई थी, क्योंकि पहले कई भाजपा विधायकों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। इस बैठक में भाजपा उपाध्यक्ष रेखा वर्मा समेत जिले के दोनों सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के अंदर सबसे भयावह रहेगी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 20 महीनों के 20 दिनों के अंदर, यानी 30 अप्रैल को हमारे पास जो कुल एक्टिव केस थे, जो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे, पॉजिटिव केस, वह 24 अप्रैल को आए थे 38,055। और ये आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे। 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में 97,000 गांव हैं और 1 महीने की समय सीमा तय तक लागू करवाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी में भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था टिप्पणी वाले फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि यूपी सरकार इस टिप्पणी को विरोध में न लेकर एक सलाह के तौर पर ले। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय कोविड प्रबंधन मामलों से निपटने के दौरान उन मुद्दों से बचें जिनका अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय मुद्दों से निपट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाई कोर्ट को अपने आदेश को लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करना चाहिए और उन आदेशों को पारित नहीं करना चाहिए जिन्हें लागू करना असंभव है। मामले पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट 22 मई को करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले के सटीक क्रियान्वयन के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार घटते जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,735 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 17,668 लोग इस संक्रमण से उभरे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 172 लोगों की मौत भी हुई है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को नए संक्रमितों की संख्या की 1,010 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि लंबे समय बाद मृतकों की संख्या 200 के नीचे आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक नए संक्रमित 1,003 गाजियाबाद में मिले हैं। गोरखपुर में 892, मेरठ में 427 और लखनऊ में 286 नए केस मिले हैं। वाराणसी में बीते 24 घंटे में 15, लखनऊ में 12 और सहारनपुर में 11 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में अब भी 6,631 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,341 लोगों ने दम तोड़ा है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती 94 वर्षीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार दोपहर 12 बजे निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना से संक्रमित थे। चिपको आंदोलन के इस प्रणेता के निधन की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए पूर्णानंद घाट ऋषिकेश पर राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय बहुगुणा का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के इटावा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिला चिकित्सालय और सफाई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने विकास भवन में बने कोविड-19 कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में बने कोविड L2 अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए की गई व्यवस्था पर्याप्त है। आईसीयू के बेड कोविड-19 के L2 और सफाई L3 में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रही लगातार प्रयासों की चर्चा भी की। यहाँ पर तो 11 पेशेंट हैं और हाल इटावा जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 250 है और जितना कंट्रोल के भीतर है वैसे ही। और यहाँ पर कुल मिलाकर गिरफ्तार करी 200 बेड हमारे पास रहते हैं ऑक्सीजन के जो खाली है और किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानियां नहीं है। किट पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है और होम डिलीवरी भी कहा आवश्यकता है। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी के रेत में सैकड़ों शव दफनाए गए हैं, जिसकी नगर विकास विभाग ने रिपोर्ट तलब की है। दफनाए गए शवों को गंगा में समाहित होने से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बारिश के कारण बालू से बहकर शव गंगा में जाएंगे ही जाएंगे। देखिए प्रशासन की लापरवाही को सामने लाती हुई ये रिपोर्ट। गंगा किनारे उभरे रेतीले टीले, राम नामी चादरों से ढकी कब्रें, कुत्ते नोचती लाशें, इन तमाम मंजरों को भूले तो नहीं है ना। ये भयानक मंजर असल में कोई भूल भी नहीं सकता। हालात इससे भी भयावह ना हो, इसके लिए लगातार महकमे को आगाह किया गया कि ताउते तूफान के चलते उत्पन्न हुए मौसमी असंतुलन और बारिश से हालात और भी बदतर हो सकते हैं कि एक बार फिर गंगा की लहरों पर खौफ का मंजर उतरा सकता है और इस बार हालात भयावह और बदनामी वैश्विक पटल पर होगी। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में गंगा के घाट की स्थितियां ऐसी कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लाशें ही नजर आएंगी। इन लाशों को बीते 1 से 2 महीने के अंदर ही दफनाया गया है। अगर इन लाशों की गिनती की जाए तो शायद आपका दिमाग चकरा जाए। पहले गरीब की मौत को साहब की नींद ले बढ़ी और अब जवाब की बारी भी प्रशासन की ही है। वही प्रशासन जिसके जिम्मे जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना था, पर अधिकारी आंख मूंद कर बैठे थे। बाद में कई जगहों से एसडीआरएफ की टीमें लोगों से अपील करती नजर आई कि वो गंगा के किनारे लाशें न दफनाएं, लेकिन इस मामले में सरकार और प्रशासन ने आंखें थोड़ी देर से खोली। गंगा के तट पर लाशों का अंबार बताता है कि जब बारिश का वक्त आएगा तो सैकड़ों लाशें गंगा नदी में बहेंगी और प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलेंगी। अब स्थितियां इसी कगार पर हैं। ताउते की आहट और ताबड़तोड़ बारिश से गंगा घाट की रेती बैठ गई है। चमकती गाद से इंसानी जिस्म के बेजान हिस्से उघाड़ हो रहे हैं और इसी के साथ उघाड़ हो रहे हैं प्रशासन के वो तमाम दावे भी, जिस पर फिलहाल लीपापोती की गुंजाइश दूर तक नजर नहीं आती। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना वायरस के आंकड़े कम हो रहे हों, लेकिन गांव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौतों से गांव में मातम छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के चौरी खास गांव की। इस गांव के नाम में भले ही शब्द खास जुड़ा हो, लेकिन चौरी खास ये किस गांव का पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसे आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। इस गांव की आबादी करीब 14 से 15 हजार है, जहां पिछले 1 महीने में तकरीबन 40 से 45 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस गांव में पहुंचकर जनता टीवी ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर से मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर चौरी चौरा के चौरी गांव में। दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे दहशत का माहौल है। माहौल इसलिए दहशत का है क्योंकि जो है यहाँ पे लगभग 1 महीने में 40 से 45 की मौत हुई है। इस गांव में ये ग्राम सभा जो है 7 टोले का है, 8 टोले का है। इसमें 40 से 45, 46 ऐसा मौतें हुई है। कुछ मौतें बुजुर्ग लोग थे,
कुछ कोरोना के शंका में मरे हैं, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये कोरोना से मौत हुई है तो क्या मतलब कुछ सरकारी सुविधाएं आप लोगों को मिली है या कोई सैनिटाइजर वगैरह हुआ है? कुछ नहीं, कोई अधिकारी यहाँ पर आया नहीं, न तो कोई दवा आया, न कोई सैनिटाइजर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी अधिकारियों का कहना है कि सारे गांव में जा रहे हैं, जितने भी गोरखपुर जिले के या गांव क्षेत्र है सभी जगह जा रहे हैं, वो सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, छिड़काव करा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, इस ग्राम सभा में नहीं कोई आया है, नहीं कोई नहीं आया है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये 40 से 45 की जो मौत है कितनी सच्चाई है इसमें और सरकारी सुविधाएं आप लोगों को कितनी मिल रही है? 40 से 45 के लमसम तो मौतें हुई हैं और मैक्सिमम मौतें कोरोना से ही हुई, चूंकि लक्षण वही हैं, सांस फूलना और खांसी आना, जो भी सिम्टम है कोरोना के सेम लक्षण हैं। और ये 60 टोले में ये गांव है और 60 टोलों की आबादी लमसम 10,000 के लमसम है नियर अबाउट। तो बताया जाता है कि चौरी का जो टोला है ये यहाँ पे 45 लोगों की मौत हुई है और बहुत से लोग बाहर से भी आए थे, चुनाव के समय भी लोग यहाँ पे आए थे। कितनी सच्चाई है इसमें? बाहर से तो लोग आए ही हैं तमाम। बाहर से कहने का मतलब है कि यहाँ से लोग कमाने गए हुए थे, बेंगलोर महाराष्ट्र पेंट पॉलिश करने, वो लोग चुनाव के समय में आए थे। चुनाव के समय में आए तो थे ये जरूर, लेकिन जो भी यहाँ के भी लोग मरे हैं, कुछ वहाँ से जो आए हैं वो भी मरे हैं। अच्छा, कितनी सुविधाएं मिली हैं यहाँ पे? सरकारी सुविधाएं कुछ मिली है, छिड़काव या कोई जागरूकता अभियान चला है यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई जागरूकता अभियान नहीं चला है, न तो कोई सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ है और न तो कोई सरकारी अमला यहाँ देखने आया है। सरकार बिल्कुल उदासीन है यहाँ के प्रति। जबकि बताया जा रहा कोई जनप्रतिनिधि आया है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, न तो कोई अधिकारी गण ही आया। तो आपने देखा कि किस तरीके से गांव में दहशत का माहौल है और लोग पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है और कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया गया है। कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्थाएं हैं उस पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि सरकार हमेशा दावे कर रही है कि हम लोग सैनिटाइजेशन कराई रही है सरकार और लोगों को जागरूक कर रही है। आप बताइए कि यहाँ पे कितनी जागरूकता अभियान चली और सैनिटाइजेशन कितना हुआ, क्योंकि 45 की मौत के आंकड़े आ रहे हैं जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ सैनिटाइजर कोई नहीं, सैनिटाइजर तो पहले बात यहाँ हुआ ही नहीं। जब से कोरोना काल आया है तब से हमारे वहाँ 7 ग्राम सभा में कोई सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं हुआ है और न तो यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों का कुछ कराया, कोई ऐसा बात नहीं। तो सरकार से हम लोगों की मदद मिली है, कुछ ऐसा बात नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आगे कुछ मिलेगी, क्योंकि कोरोना तो अभी चल ही रहा है, कोरोना काल? अरे कोरोना काल आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग जब जागरूक करेंगे सरकार को हम लोग यहाँ गए और यहाँ जो है ऐसी स्थिति है तो हम लोगों को जरूर कुछ उसका लाभ मिलेगा। तो इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि लाभ मिलेगा, क्योंकि जो है जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी इनको मिलेगी और जागरूकता अभियान भी चलेगा। उम्मीद की जाती है कि आगे कहीं ना कहीं से जो खबरें चलेगी या सरकार जरूर जागरूक होगी और इस गांव में भी जो इन लोगों का डर का माहौल है उसको खत्म करेगी और इनको सारी सुविधाएं जरूर मिलेगी, जागरूकता अभियान भी चलेगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जिलेवासियों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कैसरगंज में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम लिमिटेड की ओर से ऑक्सीजन प्लांट का प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लोगों की बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। हमारे भंडारागार निगम की ओर से लगा है और 15 बेड ऑक्सीजन देने की क्षमता इसमें पूरा है। यहाँ 50 बेड की पूरी व्यवस्था हुई है। भंडारण के अतिरिक्त पार्ले भी यहाँ लगा रहा है, उसका भी प्लांट तैयार है, केवल उनके लिए बैठने हैं ऑक्सीजन वाले सिलेंडर। सामान्य रूप से बहराइच में कोविड से कितने रिलीफ दी जा सके इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। प्रारंभ में हमने 65 लाख बहराइच के लिए दिया था विधायक निधि से, लेकिन विधायक निधि से जो 65 लाख दिया था वो अभी वहाँ लगने वाला है। तब तक ये हमको पता लगा कि कैसरगंज और चरदा 2 जगह और स्पेशल सीएचसी को चुना गया है। मेरे दिमाग में आया कि सीएचसी को, क्योंकि कैसरगंज का है इसलिए कैसरगंज के लिए विशेष करना चाहिए, तो मैंने फिर अपने भंडारागार निगम के एमडी ये हमारे हैं
यमुना किनारे बसा फतेहपुर जनपद का ललौली गांव की हजारों से ज्यादा आबादी है, जहां एक महीने में लगभग 100 से ज्यादा मौत हुई है। ग्रामीणों की माने तो मौत का कारण साधारण से सर्दी जुकाम बुखार बताया जा रहा है। कई मामलों में ऑक्सीजन की कमी थी। हालांकि हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में इनकी मौतों का कारण कोरोना महामारी ना हो, लेकिन कब्रिस्तान की गवाही इस बात को पुख्ता करती है कि इतनी मौतें की वजह कहीं न कहीं कोरोना जैसी महामारी ही है। जांच के अभाव में चलते किसी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भले ही ना हुई हो, जिससे कोरोना से हुई मौत में इसका डेटा नादारद है। गांव में छोटे छोटे लगभग 10 कब्रिस्तान हैं, जिसमें लगभग एक महीने में दफन लाशें अव्यवस्था की गवाही दे रही हैं। फर्रुखाबाद के गांव अमलैया आशानंद में महामारी का कहर जारी है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद जिले के हर गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार से सैकड़ों लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। 25 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ग्रामीणों में खौफ का माहौल बरकरार है। गाँव में लगभग 50% व्यक्ति खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। बुखार भी है कुछ लोगों को, और ये स्थिति जब से चुनाव हुआ इसके बाद से स्थिति ज्यादा भयानक है। और इनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तहाँ पर प्राइवेट इधर उधर से थोड़ा बहुत दवाई वगैरह ले लेते हैं, क्लिनिक वगैरह कोई खुल नहीं रहे। जो आपके गांव में डॉक्टर लोग बैठते हैं 19 दवाई उन्हीं से दवाई ले रहे हैं। हमारे गांव में एक आदमी लगभग कोई मेडिकल टीम वगैरह आई आपके यहाँ जांच करने, कोई आशा हो या कोई सर्वे करने आई है? अभी तक कोई कुछ नहीं आया, ना मेडिकल टीम आई ना आशा कोई सर्वे करने आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक गांव में लोगों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीट दिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने गांव को लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा तो गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है, लेकिन इन तस्वीरों से जरूर आप समझ सकते हैं कि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति आगाह करना पुलिस के लिए कितना भारी पड़ सकता था। तो इस तरह की पहले भी तस्वीरें सामने आई है जब स्वास्थ्य अमले की टीम लोगों को लेने के लिए पहुंची थी जो कि कोरोना के मरीज थे, लेकिन उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने हमला किया। वहीं ये घटना कानपुर की है जब पुलिस लोगों को जागरूक कर रही थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का आप पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तब लोगों ने पुलिस की समझाइश को मानने की बजाय उल्टा उन पर ही हमला कर दिया। सूबे में ताउते तूफान ने जो तबाही मचाई है उसका सबसे बड़ा असर कृषि मंडियों में नजर आया, जहां किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि क्या कुछ सूबे का हाल है। आगरा, प्रतापगढ़, कानपुर, फतेहपुर और हरदोई से तस्वीरें सामने आई जहां सुस्त है प्रशासन, बेबस है किसान। दरअसल ताउते तूफान का जो असर है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन प्रशासन सुस्त नजर आया। वहीं किसानों की खड़ी फसलें भी कुछ जगहों पर अतिवृष्टि की वजह से, कहीं पर ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई हैं। यूपी के सीएम का फर्जी विशेष कार्याधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ में एनेक्सी के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार सरगना अतुल शर्मा न्याय विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रहा है। इसी तरह के फर्जीवाड़े के चलते बर्खास्त हुआ था। इनके पास से 14 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 6 बैंक एटीएम कार्ड, 1 कार, 1 बाइक समेत तमाम चीजें बरामद हुई हैं। पूरे मामले की जांच में अब तक 2 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। इस पर एसीएस होम अविनाश अवस्थी ने आरोपियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अगर खबरों में ना रहे तो शायद इन्हें दिक्कत हो जाती है और वो तुरंत कुछ ऐसा कमाल कर जाते हैं कि टीआरपी झकमार के इनके पास आती है। असल में लखनऊ पुलिस की कुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर की है, जिसमें कृष्णानगर में रात में दवा लेने जा रहे थे युवक को पुलिस ने बल भर पीटा है। पुलिस की पिटाई से युवक शिखर गुप्ता की आंख और हाथ में गंभीर चोट आई है। सीसीटीवी फुटेज 12 मई का है। पीड़ित युवक ने पुलिस पर 1500 रुपए छीनने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस विवाद की जांच सीपी ने एएसपी को सौंप दी है।